किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करता है? क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद से किसी भी समय हटा सकता है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री अर्थात प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के संवैधानिक प्रावधान के बारे में, अर्थात प्रधानमंत्री से संबंधित संविधान में कहां पर प्रावधान किया गया है। तो इसका जो प्रावधान है वह है अनुच्छेद 74, 75, 77, 78 और 88। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री के बारे में प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, ठीक वही संवैधानिक प्रावधान इनके मंत्रिपरिषद से भी है। तो इसी वजह से आज के क्लास में हम लोग अनुच्छेद 74, 75 और 78 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 77 और 88 को हम लोग मंत्रिपरिषद के चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस 74, 75 के अंतर्गत भी हम लोग सिर्फ उन्हीं बातों को पढ़ेंगे जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। जो मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है उसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसे मंत्रिपरिषद के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा ब्रिटिश मॉडल पर आधारित सरकार की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। सरकार की संसदीय व्यवस्था, तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सरकार क्या होती है, किसे कहा जाता है सरकार। तो आइए इसे जानते हैं। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों की समूह होती है जो देश अथवा किसी राज्यों में कुछ निश्चित काल के लिए और निश्चित पद्धति के द्वारा शासन करता है। तो यही है सरकार, इसे ही कहते हैं सरकार। और सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इन बातों को जानने के बाद अब हम बात करते हैं कि क्या था कि भारतीय संविधान के द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। और यह संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, अर्थात ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और सरकार की इस संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। कार्यकारी प्रमुख मतलब कार्यपालिका का प्रमुख। तो नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख को इंग्लिश में डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी प्रमुख को इंग्लिश में डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब हुआ कि कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, न्यायिक रूप से जो प्रधान है तो उसे ही डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। अर्थात संवैधानिक या न्यायिक रूप से कौन प्रधान है कार्यपालिका के? तो वो है राष्ट्रपति। लेकिन डी फैक्टो मतलब, फैक्ट का मतलब क्या होता है? वास्तविकता। तो अर्थात वास्तविक रूप से कार्यपालिका के प्रधान कौन है? तो वह प्रधानमंत्री हैं। इन्हीं बातों को हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख अथवा भारत का राज्य प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। केंद्र सरकार कहिए या संघ सरकार कहिए या भारत सरकार कहिए, एक ही बात है। तो प्रधानमंत्री सरकार अर्थात केंद्र सरकार
या संघ सरकार या भारत सरकार का प्रमुख होता है। अब चलिए बात करते हैं कि हम इन बातों को प्रूफ कैसे करें। ठीक है, हो सकता है आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि मान लिए कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति कार्यकारी, ये नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है, लेकिन हम इन बातों को कैसे माने। तो आइए अनुच्छेद 74 के तहत इन बातों को हम प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अब आप सोचिए कि राष्ट्रपति जिस मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है, प्रधानमंत्री उस मंत्री परिषद का प्रधान होता है, प्रमुख होता है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि इन दोनों में से संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है, तो वह प्रधानमंत्री है। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण पद है। सबसे सर्वोच्च पद हम नहीं कह रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण पद कह रहे हैं, क्योंकि सबसे सर्वोच्च पद वह राष्ट्रपति का पद होता है। लेकिन जब हम इन बातों को पढ़े तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। अब चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 75 की। तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अर्हता, शपथ, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, वेतन एवं भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन यहां पर हम लोग सिर्फ प्रधानमंत्री से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ही इन सभी बातों को पढ़ेंगे और प्रधानमंत्री से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो यहां देखिए लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन ब्रैकेट में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की यह स्वविवेकी शक्ति नहीं है। अर्थात राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि राष्ट्रपति फिर किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका जवाब है राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में जिस दल या जिस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त होता है, तो उस बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो इस तरह से जब बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, तो यह राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति नहीं है, क्योंकि बहुमत प्राप्त दल ने खुद से अपना नेता चुना है और सिर्फ राष्ट्रपति को उस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। इसलिए राष्ट्रपति की यह स्वविवेकी शक्ति नहीं है। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम यहां से आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि यहां देखिए पहले पॉइंट में आप पढ़े कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या फिर चुनाव होता है, क्योंकि कई लोगों के मन में हो सकता है कि जैसे वो लोग सोचते होंगे कि लोकसभा का चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री का ही चुनाव होता है। ऐसा गलत है, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है वह सांसद का चुनाव होता है, अर्थात संसद सदस्य का चुनाव होता है। और उस लोकसभा के चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है सरकार बनाने के लिए, तो वो बहुमत प्राप्त दल क्या करता है, किसी व्यक्ति को अपना नेता चुनता है और उस चुने गए नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, इसका चुनाव नहीं होता है। और चुनाव ये नियुक्ति कौन करता है, तो वह राष्ट्रपति करता है।
ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां यह लिखा गया है कि कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करता है। तो वह कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? तो वह दो परिस्थितियां हैं। तो सबसे पहले परिस्थिति की बात करें तो पहला परिस्थिति है कि यदि लोकसभा में किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में स्वविवेकी शक्ति अर्थात अपने विवेक का प्रयोग करता है। अब इस कंडीशन का मतलब क्या है? तो आइए इसे समझते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में किसी भी दल या किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। तो जब किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है अपने विवेक के आधार पर। और जब सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तो उसके बाद उस व्यक्ति को 1 महीने के अंदर लोकसभा अर्थात निचली सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। समय सीमा कितना दिया जाता है? 1 माह, अर्थात 1 माह के अंदर आप बहुमत सिद्ध करके दिखाइए कि हमारे पास सरकार बनाने के लिए बहुमत है। और अगर ऐसा वह 1 माह के अंदर कर पाता है तब तो उसकी सरकार बच जाएगी, नहीं तो फिर उसकी सरकार गिर जाएगी, अर्थात वह प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अपनी स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में जो अपनी स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करता है तो इसका पहला प्रयोग 1979 में किया गया था। 1979 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार का जब पतन हुआ था तो पतन के बाद गठबंधन के नेता चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो इसमें राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग किया था। अब चलिए बात करते हैं दूसरी परिस्थिति की जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में। तो वह क्या है कि जब पीएम अर्थात प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो। तो देखिएगा यहां पर दम इस बात में नहीं है कि जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए, दम जो है वह इस बात में है कि उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो। ठीक है, इसे समझाते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि किसी प्रधानमंत्री की उनके कार्यकाल के दौरान अचानक मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद जो पार्टी सत्ता में है अर्थात सरकार में है तो वह सत्ताधारी पार्टी अगर किसी व्यक्ति को सर्वसम्मति से अपना नेता नहीं चुन पाता है तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में अपने विवेक का प्रयोग करता है। और ऐसी स्थिति कब उत्पन्न हुई थी? तो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी। जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी उस समय किसी भी व्यक्ति को सर्वसम्मति से अपना नेता नहीं चुन पाया था। तब वैसी स्थिति में क्या हुआ कि 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने का जो प्रथा था तो उस प्रथा को अनदेखा कर दिया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री वर्ड आया, तो आइए इसे समझते हैं। इससे पहले क्या था
कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। तो जब उन दोनों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी तब यह मामला आया कि नेतृत्व किसके हाथ में सौंपा जाए। तब उस स्थिति में राष्ट्रपति एक अस्थायी व्यवस्था को अपनाया, और वह अस्थायी व्यवस्था क्या था कि जिसकी भी सरकार है तो उस सरकार में जो सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं उस वरिष्ठ मंत्री को तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाएगा जब तक सत्ताधारी पार्टी सर्वसम्मति से किसी व्यक्ति को अपना नेता नहीं चुन लेता है। और इस दोनों स्थिति में गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। लेकिन यहां पर क्या था कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, और बाद में फिर क्या हुआ कि कांग्रेस सरकार ने सर्वसम्मति से राजीव गांधी को अपना नेता चुना था। चलिए अब बात करते हैं कि यहां जो हम कहे थे कि यह जो सेकंड स्थिति में दम किस बात में है कि उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, तो इसे समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु होती है कार्यकाल के दौरान, और उनके मृत्यु के बाद जिस पार्टी की सरकार है तो वह सत्ताधारी पार्टी अगर सर्वसम्मति से किसी व्यक्ति को नेता चुन लेता है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। तब राष्ट्रपति की वह स्वविवेकी शक्ति नहीं होगी, क्योंकि भले ही प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो गई लेकिन वह जो सत्ताधारी पार्टी थी उसने अपना नेता चुन लिया है। तो इसलिए वहां पर राष्ट्रपति उनके द्वारा चुने गए व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है, वह उनकी स्वविवेकी शक्ति नहीं है। लेकिन अगर अचानक मृत्यु के बाद अगर सत्ताधारी पार्टी अपना नेता किसी व्यक्ति को नहीं चुन पाता है तब उस स्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करता है। तो इन बातों को समझ गए, और इस तरह से आप समझे होंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो ऐसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना वह राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति नहीं है, लेकिन इन दो परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री की अर्हता के बारे में, अर्थात प्रधानमंत्री बनने की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन जिसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है या फिर राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। ब्रैकेट में देखिए लिखा गया है कि आमतौर पर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है। यह देखा जाता है, आमतौर पर यह देखा जाता है कि प्रधानमंत्री जो बनते हैं वह लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। लेकिन संवैधानिक रूप से अर्थात संविधान के द्वारा इस बात की कोई बाध्यता नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होता है तो नियुक्ति के समय वह लोकसभा का ही सदस्य हो, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। वह किसी भी सदन मतलब संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य नियुक्ति के समय हो सकता है। अगर इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो जैसे 1966 में इंदिरा गांधी, 1996 में देवगौड़ा और फिर 2004 और 2009 में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे तो ये लोग राज्यसभा के सदस्य थे। भारत में प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वह निचली सदन लोकसभा का हो या फिर ऊपरी सदन राज्यसभा का हो। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हर हाल में निचली सदन अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं दूसरी अर्हता के बारे में। तो यहां लिखा गया है
कि कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वह प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा उसे प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा। तो यहां समझाने के लिए कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हर बात को यहां लिख ही दिया गया है। यहां सीधा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन जिस तिथि को उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा उस तिथि से 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का उसे सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा उसे प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा। ठीक है, तो इस तरह की जो व्यवस्था जो की गई थी वह 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई थी। अब फिर बात करते हैं कि अगला जो अर्हता है वह यह है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वह 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री की शपथ के बारे में। सब 75 के अंतर्गत ही चल रहा है। तो यहां देखिए लिखा गया है कि प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। तो इससे यह बात क्लियर हो गया कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो वह राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन यहां देखिए 2 बातें लिखी गई थी कि पद एवं गोपनीयता की शपथ। इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री 2 तरह का शपथ लेता है, एक पद का शपथ लेता है और दूसरा गोपनीयता का शपथ लेता है। जबकि इससे पहले हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जो पढ़े थे तो ये दोनों सिर्फ अपने पद से संबंधित शपथ लेते हैं, गोपनीयता से संबंधित शपथ नहीं लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता दोनों के संबंध में अलग अलग शपथ लेते हैं। पहले पद से संबंधित शपथ लेते हैं और फिर गोपनीयता से संबंधित शपथ लेते हैं। फिर बात करें कि प्रधानमंत्री के शपथ का प्रारूप कहां पर है, तो वह अनुसूची 3 में है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नहीं है बल्कि अनुसूची 3 में है। और इससे पहले हम लोग राष्ट्रपति के शपथ के प्रारूप को समझे थे कि वह अनुच्छेद 60 में है, जबकि उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 69 में है। लेकिन प्रधानमंत्री के शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है। अब चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की कार्यकाल या पदावधि की बातें करते हैं। तो यहां लिखा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो वर्ड लिखा गया है प्रसाद पर्यंत, देखिए इस वर्ड का क्या मतलब है। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को उसके पद से किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है, अर्थात उसके पद से उसे किसी भी समय हटा सकता है, पदच्युत कर सकता है। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री के संदर्भ में बात करें तो भले ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद से किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है, अर्थात उसके पद से उसे किसी भी समय हटा नहीं सकता है। तो आइए देखते हैं इसके रीजन को। यहां लिखा गया है कि प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत या विश्वास मत प्राप्त है राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता, अर्थात राष्ट्रपति उसे तब तक नहीं हटा सकता है जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है या विश्वास मत प्राप्त है। ठीक है, तब तक नहीं हटा सकता है। फिर बात करते हैं कि वैसे तो संविधान में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि तय नहीं की गई है, लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि प्रधानमंत्री पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन इससे पहले भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को वह दे सकता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो वह त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं
कि लोकसभा में, मतलब यह सब चल रहा है कार्यकाल के अंतर्गत ही, कि किन किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का जो है क्या कार्यकाल है और किन किन परिस्थितियों में कार्यकाल से पहले भी जो है यह अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर, अर्थात लोकसभा में अगर प्रधानमंत्री अपना विश्वास मत खो देता है तो उस स्थिति में प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, अथवा त्यागपत्र नहीं देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है, अर्थात उसे पद से हटा सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, और कहाँ लाया जाता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि लोकसभा में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अर्थात वह अपना विश्वास मत खो देता है, तो वैसे स्थिति में प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद भी प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र नहीं देते हैं, तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है, उसे पद से हटा सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर 1990 में वीपी सिंह और 1997 में देवगौड़ा के विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हुआ था, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद इन दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यहां देखिए नोट में लिखा गया है कि यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव के समय अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकता है। अब देखिए यह क्या पॉइंट है, तो इसे समझने से पहले आप लोग यहां पर यह समझे थे अर्हता के अंतर्गत जो पहला पॉइंट था कि प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लोकसभा का भी या राज्यसभा का भी। लेकिन अभी आप पढ़े कि ये अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो अब मान लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा में प्रस्तुत किए गए किसी भी विधेयक या प्रस्ताव पर वह बोल भी सकता है और मतदान भी कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य नहीं है, वह लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, तो लोकसभा में वह बोल भी सकता था और मतदान भी कर सकता था। लेकिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री परिषद का सदस्य, ठीक है, तो वह बोल तो सकता है राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए किसी भी विधेयक या प्रस्ताव पर वह मतदान नहीं कर सकता है। ठीक इसी तरीके से हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह राज्यसभा में बोल भी सकता है और मतदान भी कर सकता है। लेकिन अगर लोकसभा की बात आती है तो लोकसभा में वह सिर्फ बोल सकता है, लेकिन लोकसभा में प्रस्तुत किए गए किसी भी प्रस्ताव या विधेयक पर वह मतदान नहीं कर सकता है। तो ठीक वही बात यहां लिखा गया है कि यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो जब उसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो उस प्रस्ताव पर सिर्फ वो बोल सकता है, लेकिन उस अविश्वास प्रस्ताव के समय प्रधानमंत्री अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकता है। तो यही है इसका मतलब। अब बात करते हैं उत्तरदायित्व की। तो यह जो उत्तरदायित्व है, वैसे तो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद दोनों सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन हम यहाँ प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। तो एक लाइन में अभी सिर्फ जानिए कि प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि जब मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तो इस उत्तरदायित्व के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते के बारे में। तो यहाँ देखिए बात करें कि प्रधानमंत्री को वेतन एवं भत्ता जो मिलता है तो वह संसद द्वारा निर्धारित होता है। इससे पहले भी जो हम लोग राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता पढ़े थे तो वह भी संसद के द्वारा ही निर्धारित होता है। इसके बाद फिर बात करें कि प्रधानमंत्री को जो वेतन एवं भत्ता दिया जाता है वह संसद सदस्य को मिलने वाला जो वेतन एवं भत्ता प्राप्त होता है उसी रूप में प्रधानमंत्री को भी दिया जाता है, अर्थात संसद सदस्य के रूप में दिया जाता है। और प्रधानमंत्री को वेतन जो है मूल रूप से कितना दिया जाता है बेसिक रूप से, तो वह 1,60,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा व्यय विषयक भत्ता या व्यय भत्ता अर्थात खर्च करने संबंधी भत्ता
वह 3,000 रुपये, सांसद भत्ता, यात्रा भत्ता, निःशुल्क आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी अन्य सुविधाएं भी मिलती है। अगर हम इस व्यय विषयक भत्ता की बात करें तो इस व्यय विषयक भत्ता को 2001 में 1,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया। तो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो भी प्रावधान था उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मंत्री परिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियां एवं कार्य है। तो चूंकि प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 के तहत यह मंत्री परिषद का प्रधान होता है, तो इस वजह से जब प्रधानमंत्री अपने पद पर नियुक्त होते हैं तो उसके बाद प्रधानमंत्री का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है वह होता है मंत्री परिषद का गठन करना। तो अब आइए देखते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का गठन कैसे करते हैं और इस संबंध में इनके पास क्या क्या शक्तियां हैं। तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की सूची राष्ट्रपति को सौंपते हैं, अर्थात कि किस किस व्यक्ति को मंत्री परिषद में हमें मंत्री बनाना है उसकी लिस्ट प्रधानमंत्री किसे सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और फिर अगला जो पॉइंट है वह यह है कि राष्ट्रपति सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई हो। यानी राष्ट्रपति अपने मन से किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त नहीं कर सकता है, बल्कि उसी व्यक्ति को वह मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी सिफारिश या जिसकी सलाह प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को दिया हो। तो इन दोनों पॉइंट को समझने के बाद हम यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त करने में वह अपनी स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करता है। उसकी नियुक्ति सिर्फ राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके परामर्श पर, तो वह प्रधानमंत्री के परामर्श पर। तो किस व्यक्ति को मंत्री परिषद में शामिल करना है और किसे नहीं करना है, तो इसमें प्रधानमंत्री अपने विवेक का प्रयोग करता है और इसके लिए उन्हें स्वविवेकी शक्ति प्राप्त है। इन बातों को आप लिख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि मंत्री परिषद का तो गठन हो गया और मंत्री परिषद के गठन के बाद प्रधानमंत्री मंत्रियों को अर्थात मंत्री परिषद के मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय अर्थात अलग अलग मंत्रालय आवंटित करता है कि इन मंत्रियों को ये मंत्रालय, उन मंत्रियों को वो मंत्रालय, इस तरह से बंटवारा कर देता है। और उनमें कभी भी फेरबदल कर सकता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को रेल मंत्री बना दिया गया और किसी व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया गया, तो प्रधानमंत्री कभी भी जिस व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया उसे रेल मंत्री बना सकता है और जिस व्यक्ति को रेल मंत्री बनाया उसे शिक्षा मंत्री बना सकता है। ठीक है, तो यह हुआ इसका मतलब। तो इसके लिए प्रधानमंत्री बिल्कुल स्वतंत्र है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा उसे बर्खास्त करने की राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि मंत्री परिषद के अंतर्गत जो भी मंत्री हैं तो प्रधानमंत्री उस मंत्री को किसी भी समय त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, या फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उस मंत्री को बर्खास्त करने के लिए कह सकता है कि आप जो है उस मंत्री को उसके पद से हटा दीजिए। तो इस पॉइंट को समझने के बाद हम यह कह सकते हैं कि मंत्री परिषद के अंतर्गत किसी भी मंत्री की नियुक्ति या पदच्युति वह प्रधानमंत्री के अधीन होती है, क्योंकि इसमें क्या है, प्रधानमंत्री स्वतंत्र है कि वह किसी भी मंत्री से किसी भी समय त्यागपत्र ले सकता है या फिर राष्ट्रपति से वह किसी भी समय सिफारिश कर सकता है कि उस मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाए। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा
उसके निर्णयों अर्थात मंत्रिपरिषद के निर्णयों को प्रभावित करता है। तो पहला पॉइंट तो समझ गए कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, और जो उसके बाद लिखा गया है उसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के कार्रवाइयों का संचालन करता है। मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की अगली शक्ति है कि प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है और उनमें समन्वय अर्थात तालमेल बनाए रखता है। फिर बात करते हैं कि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। इसका मतलब क्या है? तो आइए इसके मतलब को समझते हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, तो इस वजह से प्रधानमंत्री की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पदच्युत से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। अर्थात अन्य कोई भी मंत्री किसी भी तरह का कार्य नहीं करता है। तो प्रधानमंत्री के त्यागपत्र, मृत्यु या पदच्युत से मंत्रिपरिषद स्वयं क्यों विघटित हो जाती है? क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, इसलिए। लेकिन यहां देखिए नोट में लिखा गया है कि किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से केवल रिक्तता उत्पन्न होती है, जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होते हैं। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। अभी आप पहले क्या समझे कि अगर प्रधानमंत्री का पद रिक्त होता है, अर्थात प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, तो उससे क्या होता है कि मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री के अलावा किसी अन्य मंत्री की अगर मृत्यु या त्यागपत्र से केवल उसका स्थान रिक्त होता है, पूरे मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होती है, और उसके स्थान को भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। तो यही है प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों में अंतर। तो यह तो था मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। अब बात करते हैं संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियां एवं कार्य है। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री निचले सदन अर्थात लोकसभा का नेता होता है। तो इस संबंध में अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री की संसद के संबंध में क्या क्या शक्तियां हैं। तो पहला है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने अर्थात बुलाने एवं सत्रावसान करने अर्थात सत्र को समाप्त करने संबंधी परामर्श देता है। दूसरा है प्रधानमंत्री किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। और तीसरा है प्रधानमंत्री सभा पटल पर अर्थात लोकसभा में सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अब चलिए बात करते हैं कि राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियां एवं कार्य हैं। तो राष्ट्रपति के संबंध में सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 78 की। अनुच्छेद 78 जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य या फिर दायित्व से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य या दायित्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वह होगा अनुच्छेद 78 के तहत। तो चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 78 के तहत यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री का 3 कर्तव्य है। ठीक है, तो आइए वह 3 कर्तव्य कौन कौन सा है उसे देखते हैं। पहला कर्तव्य है प्रधानमंत्री का कि वह अर्थात प्रधानमंत्री संघ के प्रशासन और विधान अर्थात कानून से संबंधित मामलों के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णय या फिर उसे ही विनिश्चय कहा जाता है, राष्ट्रपति को सूचित करें। दूसरा कर्तव्य है कि संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित
मामलों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी या सूचना उसे दें। मतलब अगर इस संबंध में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई जानकारी या सूचना मांगते हैं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी या सूचना देंगे। तीसरा कर्तव्य है प्रधानमंत्री का कि ऐसे किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। तो आइए तीसरे पॉइंट को समझते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ऐसा कोई विषय जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो, अर्थात जिस विषय पर किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया हो लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस विषय पर विचार नहीं किया हो, अर्थात किसी मंत्री ने उस विषय पर निर्णय ले लिया हो लेकिन पूरी जो मंत्रिपरिषद है उसने अभी तक उस विषय पर विचार नहीं किया हो, तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, तो अपेक्षा मतलब क्या हुआ कि अगर राष्ट्रपति चाहे कि प्रधानमंत्री उस विषय को मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखे तो प्रधानमंत्री को ऐसा करना होगा और यह उसका कर्तव्य है। तो यही है अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य जो राष्ट्रपति के संबंध में हैं। अब चलिए इन तीनों शक्तियों को जानने के बाद प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियां एवं कार्य है, तो आइए उसे जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल अर्थात बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। इससे पहले हम लोग और क्या क्या पढ़ चुके हैं कि प्रधानमंत्री किसका किसका नेता होता है। तो प्रधानमंत्री निचले सदन या लोकसभा का नेता होता है। फिर एक पॉइंट और भी हम लोग पढ़े हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है अर्थात उसका प्रधान होता है। तो इन तीनों बातों को आपको जानना है। फिर बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसके किसके अध्यक्ष होते हैं। तो देखिए नीति आयोग जिसका पहले नाम योजना आयोग था, तो नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसे संक्षेप में CSIR भी कहा जाता है, तो इन सब के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। अब देखिए अंतर्राज्यीय परिषद की जगह अंतर सरकारीय परिषद भी लिखा हो सकता है, ठीक है। अब चलिए फिर एक बात और जान लेते हैं कि यहाँ देखिए राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके जगह राष्ट्र सुरक्षा समिति भी लिखा हुआ हो सकता है। और चलिए अब बात करते हैं यह जो संक्षेप में CSIR है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में उसके फुल फॉर्म को पूछ लिया जाता है। तो CSIR का फुल फॉर्म हुआ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब चलिए बात करते हैं कि प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। इसके अलावा वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री के पास विदेश विभाग हो या ना हो, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री राष्ट्र की विदेश नीति को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर बात करें कि वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है। इसके अलावा जो अंतिम पॉइंट है वह यह है कि देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है अर्थात सूचनाएं प्राप्त करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।